Hello, my dear students. I am Pavitra Bhatt here to teach you biology. So, welcome to your own YouTube channel, Beat Biology. Guys, हम आपके लिए आज और एक नया तरीके का सेशन लेकर आए हैं, जिसको कहेंगे हम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस सेशन. ओके, और यहाँ पे हम डायग्राम को बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल होने वाला है बच्चों, और ये आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. तो जितना भी यहाँ पे चीजें बताया जाएगा, सारा का सारा चीजों का नोट्स जो है नोट डाउन करें अपने कॉपी में और मेरे साथ आगे बढ़िए. सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाए हैं, कुछ इजी सा है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड है, और क्या क्या चीजें हैं वो आज हम बात करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व कर रहे होंगे, दैट इज व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए सेल. एक सेल का तीन मेन पार्ट क्या क्या हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे. दूसरा क्वेश्चन जो है, एक टर्म है ग्लाइकोकेलिक्स करके. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. ओके, नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का सा है, थोड़ा सा लंबा सा लिखा हुआ है, फिर भी रीड करते हैं. व्हेन स्टिमुलेटिंग ए सेल द हार्मोन इंसुलिन fast bind to, that is not fast, that is actually first binds to a protein in the plasma membrane. This action best represent in which membrane protein function. मतलब हमारे बॉडी में जब आपका हार्मोन इंसुलिन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन से बाइंड होता है, उस प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फोर्थ क्वेश्चन, how would having a fever affect body processes that involves diffusion. तो एक प्रोसेस जो होता है डिफ्यूजन, उस प्रोसेस को हमारा जो फीवर प्रोसेस है कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पांचवा क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन. क्वेश्चन आता है बच्चों नीट में इसके, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू से कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू से मूव कर सकते हैं. ये पांच क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेटा. ऐसे ही पांच और भी 5-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए सेल. तीन मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल को हमें अभी जानना है. तो मैं आपको बता दूं तो तीन इंपोर्टेंट पार्ट क्या क्या है. पहला जो पार्ट है बेटा सेल मेम्ब्रेन है फर्स्ट, सेकेंड है आपका न्यूक्लियस, थर्ड है आपका साइटोप्लाज्म. वेयर इज आवर साइटोप्लाज्म? हियर वी हैव साइटोप्लाज्म. देखो हमारे सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनमें से जो इंपोर्टेंट तीन पार्ट है वो आपका ये तीनों है. वन है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड आपका न्यूक्लियस, थर्ड है आपका साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये जो है आपका एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया गया है. आपका प्लांट सेल में भी ये तीनों आएंगे, बैक्टीरिया सेल में भी ये तीनों आएंगे. तो इन तीनों को हम प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए सेल क्यों कह रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. ओके, सो फर्स्ट जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिए हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम प्रिंसिपल पार्ट कह रहे हैं, तो क्या मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्यों प्रिंसिपल पार्ट कहते हैं. अब देखो बेटा, कोई भी सेल हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऐसा लिविंग मटेरियल हो, उसका जिंदा रहने के लिए, लिविंग रहने के लिए उसको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट, उसको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट किसी ना किसी तरह के उस सेल के अंदर आना पड़ता है. तो ये सेल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट लाना या यहां से एक्सचेंज करना न्यूट्रिएंट का, दैट फंक्शन इज डन बाय द सेल मेम्ब्रेन. तो पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन कोई भी चीज को अलाइव कर रहने के लिए, और हम यहाँ पे बेसिकली सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल को अलाइव रहने के लिए उसको न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है, और न्यूट्रिएंट किसके थ्रू से आता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से आता है. सो पहला जो फंक्शन हो गया इसका, दैट इज न्यूट्रिएंट एक्सचेंज. तो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज कर पाता है, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल पार्ट में ऐड किए हुए हैं. दूसरा बात है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को हम क्यों प्रिंसिपल पार्ट में ऐड किए हैं. न्यूक्लियस बेटा हमारा सेल का सारा फंक्शन को कंट्रोल करता है. जैसे हमारे बॉडी का सारा फंक्शन को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह हमारे सेल का फंक्शन को हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. सो
controls the cellular function, controls the cellular function, सेलुलर फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे बेटा, इसको एक प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सेल कहेंगे। तीसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा जगह है, ये जो खाली स्पेस है ना, ये खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो खाली जगह है, जो साइटोप्लाज्म है, इसी जगह में सारे के सारे सेल का एक्टिविटी होता है, और इसको हम कहते हैं बेटा मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। क्या कहते हैं, मेन अरेना ऑफ सेल एक्टिविटी। मतलब ये मेन जगह है, सेल का जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो भी मेन फंक्शंस हो रहे हैं, मेन प्लेस क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म है, इसीलिए कहेंगे हम इसको एक प्रिंसिपल पार्ट। सो ये था 3 रीजन, जिसके वजह से 3 प्रिंसिपल पार्ट हमने खोजे हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अब आते हैं व्हाट इज ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, बट ये आपका बहुत ही सिंपल। ग्लाइकोकेलिक्स का मतलब समझिए। ग्लाइको मतलब यहाँ पे हो जाता है ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब हो जाता है यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज तो नहीं कहेंगे बेसिकली, एक्चुअली इसको हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म हो सकता है, और ये एक बंच बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, एक क्लस्टर बनाता है। आइदर लिपिड के साथ बनाएगा, नहीं तो ये बना सकता है क्लस्टर प्रोटीन के साथ बना सकता है। अगर ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अगर एक कंपोजिशन बनाता है, तो उसको कहेंगे हम ग्लाइकोलिपिड। क्या कहेंगे उसको, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और प्रोटीन के साथ अगर ये बनाता है, तो इसको कहेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। तो अब देखो, ग्लाइकोप्रोटीन हो या ग्लाइकोलिपिड हो, ये दोनों को कहेंगे हम ग्लाइकोकेलिक्स। सो ग्लाइकोकेलिक्स बेसिकली 2 प्रकार का हमने यहाँ पे बात किया, एक तो ग्लाइकोलिपिड है, दूसरा आपका ग्लाइकोप्रोटीन। अब बात आता है ये ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोकेलिक्स है, कहाँ पे मिलते हैं ये, जनरली कहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों, दिस इज एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। एक सेल का आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका ग्लाइकोकेलिक्स मिलते हैं, उसी में आपको ग्लाइकोकेलिक्स मिलेंगे। समझ में आ गया इतना बातें, ओके। तो ग्लाइकोकेलिक्स है क्या, अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, व्हाट इज ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स एक ऐसा है, सुगरी कोट है, कहते हैं इसको कि इट इज ए सुगरी कोट। सुगरी कोट क्यों कह रहे हैं बेटा, सुगरी कोट ऑफ, सुगरी कोट दैट इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला मैंने, ग्लाइकोकेलिक्स को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक सुगरी कोट कह रहे हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो बात क्या है, यहाँ पे क्या क्या रोल है और ये किस में मिलते हैं। देखो हमने बोला कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं, तो क्या ये बैक्टीरिया में मिलते हैं, हाँ ग्लाइकोकेलिक्स आपका बैक्टीरिया में मिलेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो आपका ग्लाइकोकेलिक्स से बना होता है, या आपका जो स्लाइम लेयर होता है वो आपका किस चीज से बना होता है, ग्लाइकोकेलिक्स से बना होता है। तो बैक्टीरिया में अगर बात करेंगे, बैक्टीरिया में 2 प्रकार का ग्लाइकोकेलिक्स मिलता है, एक तो कैप्सूल हो गया, दूसरा आपका हो गया स्लाइम लेयर, दैट इज फाउंड इन बैक्टीरिया। अब बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में, ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है बच्चों, ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है सेल टू सेल वेरी करता है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट प्रकार का ग्लाइकोकेलिक्स। समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स वेरी सेल टू सेल, सही बात है, ओके। तो वेरी सेल टू सेल है, मतलब अलग सेल में अलग प्रकार का ग्लाइकोकेलिक्स है। इसका फायदा क्या है बेटा, इसका फायदा क्या है, ये बात देखते हैं, क्या फायदा है अलग अलग होने का, क्या फायदा है, अलग अलग है इसीलिए
इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स को। दिस इज द मॉलिक्यूलर सिग्नेचर, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिग्नेचर। अब देखो क्यों ऐसे बोलते हैं, देखो ग्लाइकोकेलिक्स एक मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो इसको सिग्नेचर के हिसाब से हम बोल रहे हैं, जैसे कि सिग्नेचर हर इंसान का अलग अलग होता है, ठीक उसी तरह से ग्लाइकोकेलिक्स का स्ट्रक्चर भी सभी का अलग अलग होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको मॉलिक्यूलर सिग्नेचर। तो अगर किसी सेल का या किसी मॉलिक्यूल का आपको अगर ग्लाइकोकेलिक्स दिखाया जाए तो आप उसको पहचान सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे मेरा सिग्नेचर देखकर आपको पता चलेगा कि हाँ, अगर मैं मेरा सिग्नेचर कुछ इस तरह से मैं राइट करता हूँ तो ये देखकर आपको लगेगा कि हाँ ये पवित्र सर का सिग्नेचर है। किसी और टीचर का, अपने टीचर का देखते होगे तो उनका सिग्नेचर से उनको पता लगा सकते हो। तो हम ग्लाइकोकेलिक्स को देखकर उस कौन से सेल में प्रेजेंट है उस सेल का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी सेल है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल एक दिया जा रहा है, WBC में व्हाइट ब्लड सेल में जो ग्लाइकोकेलिक्स होते हैं वो आपका बैक्टीरिया के ग्लाइकोकेलिक्स में अलग होते हैं। देखो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरिया का ग्लाइकोकेलिक्स अलग होता है, WBC का ग्लाइकोकेलिक्स अलग होता है। इसीलिए WBC पहचान जाता है बैक्टीरिया का ग्लाइकोकेलिक्स को और WBC किल कर देता है बैक्टीरिया को। समझ में आ रहा है, अगर बेटा बैक्टीरिया के अंदर जिस प्रकार का ग्लाइकोकेलिक्स है WBC के अंदर अगर उस सेम टाइप का ग्लाइकोकेलिक्स होता तो WBC हमारा बैक्टीरिया को कभी भी पहचान नहीं पाता, कभी भी पैथोजन को पहचान नहीं पाता। अगर WBC आपका बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाएगा बेटा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। क्योंकि सॉरी क्योंकि WBC जो है आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये आपका पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करता है। तो WBC के पास जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो आपका बैक्टीरिया से अलग है, तो इसीलिए WBC किल कर पाता है बैक्टीरिया को पहचान कर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फेगोसाइटोसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। मतलब मान लो ये आपका WBC है और मान लो ये आपका बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है ये आपका ग्लाइकोकेलिक्स है। ये ग्लाइकोकेलिक्स बैक्टीरिया को पहचान लिया और बैक्टीरिया को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद देखो एब्जर्व कर ले रहा है अंदर के तरफ, अंदर के तरफ एब्जर्व करने के बाद इसको अंदर में ही डाइजेस्ट कर देगा, मार देगा इस बैक्टीरिया को बच्चों। तो दिस इज हाउ WBC recognizes the glycocalyx of the bacteria and think that it is harmful to us and kill that bacteria. I hope this question is now clear to you all. Okay, और एक क्वेश्चन भी ले सकते हैं इसका, ठीक है, और चीजें भी बात कर सकते हैं ग्लाइकोकेलिक्स का। देखो ग्लाइकोकेलिक्स हमारे ब्लड वेसल्स के, ये हमारा ब्लड वेसल दिख रहा होगा आपका, ठीक है, ब्लड वेसल, यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल देखो बेटा आरबीसी आपका होता है, WBC होता है, आरबीसी WBC प्लेटलेट वगैरह होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये जब फ्लो करते हैं छोटे से छोटे ब्लड वेसल के थ्रू से भी जाते हैं। छोटे से छोटे ब्लड वेसल का मतलब क्या हो गया, कैपिलरी बहुत ही छोटा होता है बेटा, कैपिलरी बहुत ही छोटा होता है और उस कैपिलरी के थ्रू से भी ये फ्लो करते हैं। देखो इतना छोटा, उतना नैरो ब्लड वेसल से जब आपका ब्लड जाता है उसका फ्लो होने के लिए वो जो ब्लड वेसल का सरफेस जो है, कैपिलरी का जो सरफेस है बेटा थोड़ा सा स्लिपरी होना चाहिए, थोड़ा सा स्लिपरी होना चाहिए। और ये स्लिपरी किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स के सरफेस, ब्लड वेसल्स के सरफेस में यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपका ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोकेलिक्स इस सरफेस को स्लिपरी बना देते हैं, क्या बना देते हैं बेटा, स्लिपरी बना देते हैं। इसीलिए ब्लड वेसल आराम से स्लीप होते 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 फ्लो हो जाते हैं। बहुत ही बड़ा सा बात है, ये हो गया आपका ग्लाइकोकेलिक्स का एक फंक्शन, रोल हो गया। और क्या होता है ग्लाइकोकेलिक्स का रोल, देखो बताता हूं बेटा। अब देखो आप लोग को पता होगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो पूरा आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल जो हम बात कर रहे हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल कभी भी ड्राई नहीं होता है, ड्राई कभी नहीं होता है, समझ में आ रहा है। ओके, दूसरा बात, ये जो हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
इसका जो ट्राकिया से लेकर आपका ब्रोंकाई तक पूरा का पूरा जो एयर पासेज है, पूरा का पूरा जो एयर पासेज है, ये भी कभी ड्राई नहीं होता है। सोचो, इमेजिन करो, अगर आपका एलिमेंट्री कैनाल सूखा पड़ गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मान लो सूखा पड़ गया, क्या होगा? हवा जब जाएगा आपको दिक्कत होगा। जब खाना खाओगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एलिमेंट्री कैनाल में जब खाना जा रहा होगा, हमारा इसोफेगस सूखा पड़ा होगा, तो कैसे आपका खाना आगे मूव करेगा? खाना आगे मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये ड्राई नहीं होते हैं जनरली, आपका एयर पासेज वेट होता है, थोड़ा सा पानी पानी होता है, ठीक है। उसी तरह एलिमेंट्री कैनाल भी थोड़ा सा वाटरी होता है, और वो क्यों होता है जानते हो? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स कभी भी आपका डाइजेस्ट, जो आपका एयर पासेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एयर पासेज एंड एलिमेंट्री कैनाल को ड्राई आउट होने नहीं देता है। तो प्रोटेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स प्रोटेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड digestive tract from drying out, ओके, ड्राई होने नहीं देता। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड क्वेश्चन। आई होप ग्लाइकोकेलिक्स पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? When a stimulating cell, अगर एक सेल स्टिमुलेट होता है, हार्मोन इंसुलिन, किस हार्मोन के बारे में बात किया जा रहा है? हार्मोन इंसुलिन फर्स्ट बाइंड्स टू ए प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इंसुलिन एक प्रोटीन में बाइंड हो जाता है, और वो प्रोटीन आपका कहां पे प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। This action best represents which membrane protein function। तो ये जो बात बोला गया है, इंसुलिन जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन में बाइंड हो जाता है, तो प्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन का फंक्शन है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, बट प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक तो आपका रिसेप्टर होता है, आपका आयंस कैरियर होते हैं। प्रोटीन्स का बात करें, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये जो है बेटा, ये आपका प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है प्लाज्मा, ये आपका जनरली क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पड़े होते हैं। तो प्रोटीन्स कैन बी आयन कैरियर हो सकते हैं, रिसेप्टर हो सकते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के प्रोटीन होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हमारा, जो आपका मान लो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, मान लो ये मॉलिक्यूल आपका इंसुलिन है, ये इंसुलिन को हमारा ये प्रोटीन जो है बाइंड कर लिया है, ये प्रोटीन जो है बाइंड कर लिया है। तो ये किस प्रकार का प्रोटीन है जो कि इंसुलिन को पकड़ रहा है? पकड़ रहा है इन द सेंस क्या बेटा? रिसीव कर रहा है। ये प्रोटीन इंसुलिन को रिसीव कर रहा है, और ये रिसीव वर्ड से ही आप लोग पता लगा सकते हो, जो प्रोटीन आपका इंसुलिन को रिसीव कर रहा है उसको हम रिसेप्टर प्रोटीन कहते हैं। तो इसका आंसर है बेटा प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर, प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर, ओके। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है लिगांड, यहाँ पे एक वर्ड दिया है लिगांड। लिगांड का मतलब होता है जब आपका रिसेप्टर जिस मॉलिक्यूल को पकड़ता है उसको हम लिगांड कहते हैं। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन किसको पकड़ रहा है? इंसुलिन। तो इंसुलिन एक प्रकार का यहाँ पे लिगांड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड हैविंग ए फीवर, व्हाट वुड हैविंग ए फीवर अफेक्ट बॉडी प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे एक वर्ड मिला है बेटा डिफ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है, जब सिंपली अगर समझ में जानना चाहोगे तो कहीं पे भी कोई भी चीज का अगर हाई कंसंट्रेशन है तो लो कंसंट्रेशन में वो मूव करके एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। ओके, तो अब देखो बेटा, ये आपका इस बॉक्स में देखो, ये जो कंडीशन है यहाँ पे देखो कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया है। सपोज मान लो ये कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स जो है बेटा हाई कंसंट्रेशन में है,
किस तरह से है, हाई कंसंट्रेशन में है। अब यहाँ पे देखोगे, सेकेंड में देखोगे तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। और डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या बोला मैंने, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में चीजें मूव होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इधर ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। कब तक मूव करेंगे, जब तक दोनों तरफ के मॉलिक्यूल सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए। नेक्स्ट बॉक्स में आप लोग देख सकते हो, इस बॉक्स में यहाँ पे इधर और इधर दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। ओके, दिस इज योर डिफ्यूजन। अब यहाँ पे फीवर का बात किया जा रहा है। फीवर को जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। ये डिफ्यूजन जो प्रोसेस बोले हमने, इस डिफ्यूजन रेट को, इसका स्पीड को टाइम के साथ बढ़ाने के लिए, डिफ्यूजन का रेट को बढ़ाने के लिए कुछ फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर है, ठीक है। कौन सा फैक्टर, पहला जो यहाँ पे हमें जरूरत है वो है बेटा टेम्परेचर। मैं एक चीज बताता हूं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है कोई भी जगह में तो वहां पे डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, डिफ्यूजन रेट भी बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो डिफ्यूजन भी क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हमें अगर फीवर हुआ, फीवर हुआ मतलब क्या हुआ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ा तो डिफ्यूजन में क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो डिफ्यूजन में ऑब्वियस सी बात है बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगी, तो डिफ्यूजन आपका इंक्रीज होगा। आई होप ये क्वेश्चन मजा आया होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आएंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाया सिंपल डिफ्यूजन। ओके, सिंपल डिफ्यूजन में हमने अभी अभी बात किया है कि हाई कंसेंट्रेशन टू चीजें जो होता है, मॉलिक्यूल जो होता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन में मूव करते हैं। समझ में आ रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन में मूव करता है। और ये फिगर में आपको दिखाया भी है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू से, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ईसीएम में आपका हाई कंसेंट्रेशन में चीजें मॉलिक्यूल है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म है इधर। तो यहाँ पे जीरो था, कोई मॉलिक्यूल नहीं था साइटोप्लाज्म में, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल था। यहाँ से चीजें ऐसे मूव करने लगा, मूव करते करते कब तक मूव किया, जब तक यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो गया तब तक ये मूव करता है। मतलब सिंपली ये है, ऊपर था आपका हाई कंसेंट्रेशन, नीचे था आपका लो, अब बन गया है बेटा इक्विलिब्रियम। सो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाने के लिए सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस को यूज करके कौन कौन से मॉलिक्यूल जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी सिंपल क्वेश्चन को हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें। देखो सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन से मॉलिक्यूल जा सकता है। पहला बात है नॉन पोलर, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ कोई रिलेशन नहीं रखते, नॉन पोलर कहते हैं। और कुछ होते हैं हाइड्रोफोबिक, जो कि वाटर को डरते हैं, वाटर को डरते हैं, हाइड्रोफोबिक, दे हेट वाटर, हेट वाटर, वाटर के साथ रहना नहीं चाहते, वही आपका चले जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से इन द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का अगर मैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स का अगर एग्जांपल मैं दूं, एक हो गया ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्टेरॉइड्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन हो सकता है, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखो बेटा यहाँ पे फैटी एसिड, स्टेरॉइड, फैट सॉल्युबल विटामिन, ये सब क्या है, फैट रिलेटेड है, लिपिड रिलेटेड है। तो लिपिड रिलेटेड चीजें सिंपली चले जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपका लिपिड से बना होता है, इसीलिए इजीली लिपिड मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं। दूसरा, ओके, ये हो गया पहला वाला जो चीज है। दूसरा वाला आपका हाइड्रोफोबिक हो गया। थर्ड वाला चीजें क्या क्या होता है बात करते हैं। थर्ड वाला होता है छोटे छोटे स्मॉल अनचार्ज्ड पार्टिकल, स्मॉल अनचार्ज्ड पार्टिकल। जैसे कि अगर एग्जांपल दो अनचार्ज पार्टिकल का, जैसे कि वाटर हो गया अनचार्ज पार्टिकल,
और ये पोलर बॉडी भी होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं। वाटर हो गया, यूरिया हो गया, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे अल्कोहल मॉलिक्यूल भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओके। चौथा, चौथा में कौन कौन आएंगे? हाँ नहीं नहीं, चौथा तो और नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तीन, ये जितना बताया मैंने ये सारा का सारा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू से, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिंपल डिफ्यूजन में मूव कर जाते हैं। ओके, दीज आर द मॉलिक्यूल व्हिच आर पासेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। आई होप आज का पांच क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।